नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास के पार्ट थर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास को लेकर हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखा था। जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के बारे में देखा था। अब जो हम पार्ट थर्ड डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के प्राचीन काल को देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 3 कालों को पढ़ते हैं। एक तो हम यहाँ पे देखेंगे प्राचीन काल, दूसरा देखेंगे मध्यकाल और तीसरा देखेंगे आधुनिक काल। ठीक, तो इन तीनों कालों के अंतर्गत आज का जो हमारा पार्ट थर्ड है उसमें हम प्राचीन काल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन काल के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण वंशों को, यानी कि एक तो कुणिंद वंश और दूसरा कार्तिकेय वंश या जिसे हम कत्यूरी वंश कहते हैं, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड इतिहास की जो हमारी ये श्रृंखला है, ये उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है, पटवारी का है, लेखपाल, पुलिस, एसआई, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम उत्तराखंड से संबंधित होते हैं जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनको ज़रूर ध्यान से देखिए और एक सीक्वेंस में देखिए, और हो सके तो अपने जो नोट्स हैं उनको भी इस वीडियो से तैयार करते रहें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक काल और उसके अंतर्गत प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड एक ध्रुव और निर्जन क्षेत्र था, जिसके कारण यहाँ पे हमें कोई स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की कोई जानकारी नहीं मिलती है। और अगर हम देखें तो थोड़े बहुत जो सिक्के, अभिलेख और ताम्रपत्र हमें यहाँ पे मिले हैं, उसके आधार पर हम प्राचीन इतिहास के सूत्रों को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। और उसी आधार पर हमें यहाँ पे 2 जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, एक तो कुणिंद और दूसरे कार्तिकेयपुर, उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और उसी के आधार पर हम यहाँ पे जो इतिहास है उसको ड्राइव यानी कि उसके सूत्रों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुणिंद वंश की, जो कुणिंद शासक थे, तो अगर हम कुणिंदों की बात करें तो कुणिंद जो है ये विभिन्न स्रोतों से यहाँ पे ज्ञात होता है कि जो कुणिंद जाति थी वो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी वो कौन थी, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कुणिंद शासक। ठीक, इसी प्रकार आगे देखें तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं वहाँ पे कुणिंदों ने 3री से 4वीं ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, आगे बात करें तो देहरादून के पास यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख, यानी कि अशोककालीन जो शिलालेख है कालसी में, इस अभिलेख में इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो अशोककालीन कालसी अभिलेख है उसमें इस क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आंसर हो जाएगा पुलिंद। और इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अपरांत शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो ये 2 जो फैक्ट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कालसी अभिलेख किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, एक तो यमुना और दूसरी टोंस नदी के संगम पे स्थित है। और कहाँ पे है, कालसी में है। और कालसी कहाँ है, कालसी है देहरादून के पास। ठीक, आगे बात करें तो इस अभिलेख में से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में जो कुणिंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे। आपको पता है कि मौर्य जो वंश था उसके शासक, उसके एक राजा हुए अशोक, और अशोक जो मौर्य वंश का आपको पता है कि संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक उसी वंश के एक राजा थे। तो इसके जो अशोक के अभिलेख हैं उससे पता चलता है कि जो कुणिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे। ठीक, आगे बात करें तो एक प्रसिद्ध भूगोलवेता हुए हैं टॉमसी, इन्होंने जो कुलेंद्र हैं यानी कि कुणिंद हैं, इनके अनुसार अगर बात करें तो कुणिंद लोग जो है दूसरी सती ईसा पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए थे। ठीक है, तो टॉमसी के अनुसार जो कुणिंद लोग थे वो ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए थे, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें, कुणिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे अमोघभूति, और इनकी जो रजत और ताम्र मुद्राएं थी ये पश्चिम में ब्यास से लेकर, यानी कि ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा तक, और दक्षिण में सुनत से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई हैं। तो पूछा जा सकता है कि कुणिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो अमोघभूति, और इनकी जो रजत और ताम्र मुद्राएं थी इनके जो कहाँ से कहाँ तक मिली है, पश्चिम में देखें तो ब्यास से नदी से लेकर अलकनंदा तक, और दक्षिण में सुनत से लेकर बेहद तक। ठीक है, इन मुद्राओं के अग्रभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर देवी और मृग का अंकन है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये।
यहाँ पे देखने को मिले, ये एक मृग बना हुआ है और यहाँ पे एक देवी बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके जो अग्रभाग है यहाँ पे हमें देवी और मृग का अंकन देखने को मिला है। और प्राकृत जो लैंग्वेज है, प्राकृतिक जो भाषा है, उसमें यहाँ पे लिखा गया है इस मुद्रा पे राग्यम कुणिंदस्य अमोघ भूतिस महारजस। तो पूछा जा सकता है कि ये वाक्य किसके मुद्राओं पे लिखा गया है, तो अमोघ भूति के मुद्राओं पे लिखा गया है कि राजस्य कुणिंदस्य अमोघ भूतिस्य महारजस। ठीक है, आगे बात करें तो प्रथम सदी ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इसके मैदानी प्रदेशों में अधिकार कर लिया था। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन, सूर्य मूर्तियां और मंदिरों की जो उपस्थिति है वो शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किससे शकों कुमाऊं क्षेत्र में शकों के अधिकार की पुष्टि होती है, तो एक तो शक संवत का प्रचलन, दूसरा सूर्य मूर्तियां और सूर्य मंदिर। ठीक है, इसी प्रकार देखें तो अल्मोड़ा की कोसी के पास एक कटारमल का सूर्य मंदिर है, ये इससे भी हमें यहाँ पे शकों की पुष्टि, शकों के अधिकार की पुष्टि यहाँ पे होती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है, ये है अल्मोड़ा में। ठीक, बात करें आगे तो शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के जो तराई वाला भाग है वहाँ पे कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। ठीक, और जो वीरभद्र जो कि ऋषिकेश है, मोरध्वज जो कि कोटद्वार के पास है, और गोविशाण जो कि काशीपुर में है, यहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में जो कुषाणकालीन अवशेष हैं वो मिले हैं। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से हमें कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं, तो याद रखिए एक तो वीरभद्र से, मोरध्वज से और गोविशाण से। ठीक, आगे बात करें तो कुषाणों के पतन के समय यहाँ पे कुछ नए राजवंश जैसे कि गोविशाण, कालसी और लाखामंडल स्थापित हुए थे, और इसके साथ साथ जो कुणिद लोग थे वो भी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे शासन कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे। आगे बात करें तो कुणिदों के जो समकालीन थे वो थे योधई, और इन योधई शासकों की जो मुद्राएं हैं वो हमें जौनसार बाबर जो कि देहरादून में है, कालव डांडा जो कि पौड़ी में है, वहाँ से मिली हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुणिदों के समकालीन कौन थे, तो योधई थे। ठीक, और इनकी जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है, एक तो जौनसार बाबर क्षेत्र से, दूसरा कालो डांडा से यानी कि पौड़ी से हमें देखने को मिली है, यानी कि हमें यहाँ से ये इनकी जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक, आगे बात करें तो बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका तृतीय सदी में है, यानी कि तृतीय सदी की आसपास की ये वेदिका है। इसका जो निर्माण है वो सीलवर्मन ने किया था, और सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुणिद और कुछ योधई मानते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि बाड़ा वाला जो यज्ञ वेदिका है वो किसने इसका निर्माण किसने किया था, तो सीलवर्मन ने किया था। और सीलवर्मन की अगर बात करें तो इनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए जो कुछ विद्वान हैं कुछ तो इसको इन्हें कुणिद मानते हैं और कुछ इनको योधई मानते हैं। ठीक, आगे बात करें तो एक कीर्तपुर राजवंश था। ठीक है, कीर्तपुर राजवंश था, राज्य था। इसके जो राज्य क्षेत्र में अगर बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था, और जो कीर्तपुर राज्य था इसके जो संस्थापक थे ये थे कुणिद लोग। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो कीर्तपुर राज्य था उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये कुणिद लोग थे। और इनके राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे, एक थे उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा रोहिलखंड। ठीक है, आगे बात करें तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख है, उसमें कार्तिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है, यानी कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है वहाँ पे जो कार्तिपुर राज्य है उसको गुप्त साम्राज्य के अधीन माना गया है। ठीक, आगे बात करें तो 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर राज्य में के कुणिद राजवंश की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किसने कर्तपुर राज्य के कुणिद राजवंश की सत्ता को समाप्त कर लिया था, तो नागों ने। ठीक, और कब किया था, 5वीं सदी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6ठी सदी की बात करें तो 6ठी सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के जो मोखरी राजवंश थे उन्होंने नागों की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। मोखरी वंश का जो अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, इनकी हत्या हो जाने के बाद मोखरी राज्य उनके चचेरे जो बहनोई नरेश थे हर्षवर्धन, उनके अधीन हो गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो हर्षवर्धन थे वो किस वंश से थे, ये थे मोखरी वंश से। ठीक है, आगे बात करें कि जो बाणभट्ट के जो हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड में भ्रमण आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है, यानी कि जो बाणभट्ट की हर्षचरित्र है उसमें उन्होंने उत्तराखंड में जितने भी भ्रमण पर आए हुए लोग हैं उनके बारे में हमें जो है वर्णन देखने को मिलता है। आगे बात करें तो हर्षकालीन चीनी यात्री वैनसांग हिमालय को के पोलिही मोपुलो यानी कि ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि वैनसांग
ने ब्रह्मपुर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो पोलिही मोपुलो। ठीक है, तो पोलिही मोपुलो शब्द किसने प्रयोग किया है ब्रह्मपुर के लिए? ये किया था वैनसांग ने। और ये किस काल में आए थे? ये आए थे हर्ष के काल में। ठीक है, आगे बात करें तो अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं कनिंघम। तो उन्होंने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर माना है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किस इतिहासकार के अनुसार कुमाऊं ब्रह्मपुर कुमाऊं और आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण क्षेत्रफल का भाग है? तो कनिंघम। ठीक है, बात करें आगे तो हरिद्वार के बारे में वैनसांग लिखता है कि जो भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो कि बिजली जो कि एक चीनी माप है उसके घेरे में है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि वैनसांग के अनुसार जो हरिद्वार है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी के तट पर। ठीक है, आगे बात करें तो इसके बाद एक बहुराजकता का युद्ध यहाँ पर प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो राजा हर्ष की जब मृत्यु हुई उसके बाद जो उत्तराखंड है वो छोटे छोटे कई राज्यों में राज्य बने गए यहाँ पे। ठीक है, तो हर्ष की जो मृत्यु है उसके बाद उत्तराखंड में जो है कि एक शक्ति शून्यता की स्थिति आई और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कई राज्य बने। ठीक है, कई राज्य बन गए और सेना के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों यानी कि गढ़ों का निर्माण यहाँ पे किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पे एक बहुराजकता का युग प्रारंभ हुआ। तो पूछा जा सकता है कि किसकी मृत्यु के बाद उत्तराखंड में बहुराजकता का युग आया? तो हर्ष की मृत्यु के बाद। ठीक, अगर बात करें तो इन राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण राज्य मुख्य थे, जिनमें ब्रह्मपुर जो राज्य था वो सबसे बड़ा था। ठीक है, आगे बात करें तो 6वीं सदी में जो ब्रह्मपुर राज्य था वो पौरवों का शासन था, यानी कि ब्रह्मपुर राज्य में पौरव वंश का शासन था। और इस वंश के जो प्रमुख शासकों में अगर बात करें तो विष्णुवर्मन प्रथम का नाम आता है, विष्णुवर्मन का नाम आता है, अग्निवर्मन का नाम आता है और विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम हमें देखने को मिलता है। और ये शासक किस वंश के हैं? ये शासक हैं पौरव वंश के। ठीक, आगे बात करें तो इस काल में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए हैं, जैसे कि चौहान नरेश बिगड़राज ने यहाँ पे आक्रमण किया था और उत्तराखंड का जो दक्षिणी क्षेत्र था वहाँ पर जो है इन्होंने अधिकार किया था। और तोमा जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड के पूर्वी भाग पर कब्जा किया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो है 6वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे उत्तराखंड में किसने आक्रमण किया था? एक तो चौहान नरेश बिग्रहराज ने किया था और दूसरा था तोमर राजाओं ने। ठीक है, तो चौहान राजा और चौहान नरेशों ने और तोमर राजाओं ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। ठीक, अब बात करें हमने यहाँ पे बात की पहले नरेश यानी कि कुनिंद राजवंश की। अब हम यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसे हम कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो 700 ईस्वी पूर्व में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। शुरू में लगभग जो 300 वर्षों तक इनकी जो राजधानी थी वो जोशीमठ यानी कि चमोली में की दक्षिण में जो कार्तिकेयपुर नामक स्थान है वहाँ पे थी। तो पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआती राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ यानी कि चमोली के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक एक स्थान है वहाँ पे थी। बाद में जो राजधानी है वो अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में स्थित जो बैजनाथ यानी कि बागेश्वर के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाई गई। ठीक है, तो बैद्यनाथ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर यहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई जो कि अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में स्थित थी। ठीक, अगर आगे बात करें तो 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राज्य पर 3 से अधिक परिवारों ने यानी कि वंशों ने यहाँ पे शासन किया था। ठीक, अगर बात करें तो इनका जो इतिहास है वो हमें बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर मिलता है। और अतः इस राज्य को उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक, और ये भी पूछा जा सकता है कि बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ से किसके ताम्रलेख हमें मिले हैं? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के। ठीक, अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी और दक्षिण में कठेर यानी कि रोहिलखंड तक था। ठीक है, तो इनकी जो सीमाएं थी वो यहाँ तक इन क्षेत्रों तक विस्तृत थी। ये भी हमें पीसीएस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रथम राजा था वो था बसंत देव और वह परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। तो पूछा जा सकता है कि बसंत देव किस उपाधि को धारण करता था? तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परम परमेश्वर। ठीक है, तो ये इस उपाधि को धारण करता था बसंत देव। और कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक किसे माना गया है? बसंत देव को ही माना गया है।
इसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव को दान में दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था, तो ये थे बसंत। आगे बात करें तो बसंत देव के बाद खर्पदेव नामक राजा का उल्लेख हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कश्मीरी इतिहासकार करण हुए हैं, उनकी जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः अगर बात करें तो इसी समय खर्पदेव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जब ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा, जो कि कश्मीर के राजा थे, उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, उसी समय खरपदेव वंश के जो शासक थे खरपदेव, उन्होंने यहाँ पे कार्तिकेयपुर राज्य पर कब्जा किया था और खरपदेव वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात करें तो राजा खरपदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था और इसके पश्चात उनका जो पुत्र था कल्याणराज वो शासक बना और इनकी पत्नी का नाम था महारानी लधा देवी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? महारानी लधा देवी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो खरपदेव वंश का जो अंतिम शासक था वो उनका पोता था त्रिभुवन राज, और इसने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। ठीक, त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान देने की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। तो पूछा जा सकता है कि किस लेख में त्रिभुवन राज द्वारा किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान देने की चर्चा की गई है, तो यह है बागेश्वर लेख में। ठीक है, आगे बात करें नालंदा अभिलेख में बंगाल के जो पाल शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा की गई है। अगर बात करें तो संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश में खरपदेव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस शासक के आक्रमण के बाद, यानी कि किस शासक वंश के आक्रमण के बाद उत्तराखंड में खरपदेव वंश के बाद निम्बर वंश की स्थापना हुई थी? तो पाल शासक धर्मपाल के आक्रमण के बाद। ठीक, आगे बात करें तो जो निम्बर था वो शैव मतावलंबी था। तो पूछा जा सकता है कि निम्बर किस मत का समर्थक था? तो शैव मत का समर्थक था और उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया था। विमानों यानी कि एक मंदिर होते हैं, मंदिर के कई भाग होते हैं, जैसे गर्भगृह हो गए, उसके बाद विमान होता है, उसके बाद नृत्य गृह हो गया, ठीक है, भोग मंडप हो गया। तो इसने यहाँ पे जो जागेश्वर धाम है वहाँ पे मंदिरों में विमानों का निर्माण किया था। ठीक, आगे बात करें तो निम्बर के बाद उनका जो पुत्र था इष्टगण वो शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो आंसर हो जाएगा इष्टगण। ठीक है, आगे बात करें, यह भी अपने पिता की भांति शैव था, यानी कि शैव मत का अनुयायी था और जागेश्वर में इसने नवदुर्गा महिषमर्दिनी लकुली और नटराज की मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जागेश्वर में किसने नवदुर्गा महिषमर्दिनी का लकुलीस और नटराज मंदिर का निर्माण किया था? तो इष्टगण ने। ठीक, इष्टगण के बाद उनका जो पुत्र था ललित सुरदेव वो शासक बना। पांडुकेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं इसमें इसे क्या कहा गया है? कलिंकन पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किस अभिलेख में ललित सुरदेव को कलिलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है? तो पांडुकेश्वर के ताम्र अभिलेख में। ठीक है, आगे बात करें तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सुरदेव के बाद उनके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है और इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया था। ठीक, आगे बात करें तो बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त लेखों के अनुसार सलोदादित्य यानी कि सलोदादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सलोदादित्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि सलोदादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इच्छरदेव ने की थी। और ये जो कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से। ठीक, आगे बात करें तो इच्छरदेव ने भुवन विख्यात दुर्मदारती समिन्वनी वैदित्य दीक्षादान दक्षेक गुरु की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये उपाधि किसने धारण की थी? ठीक, तो ये उपाधि धारण की थी इच्छरदेव ने। इच्छरदेव के बाद इस वंश में क्रमशः देशदेव, पदमदेव, सुभिक्ष राजदेव आदि शासक हुए थे। ठीक है,
तो आगे बात करें तो आगे चलकर जो कत्यूर घाटी है वहाँ पे असंती देव द्वारा असंती वंश की स्थापना की गई थी। ठीक, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव, जो कि एक अत्याचारी और कामुक शासक था। और जागरों में अगर बात करें तो इसे बीरमदेव या वीरदेव कहा गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस शासक को अत्याचारी या कामुक शासक कहा जाता है, तो ये है ब्रह्मदेव। और इनको अगर बात करें तो जागरों में बीरमदेव और वीरदेव कहा गया है। ठीक, आगे बात करें तो इतिहासकार हुए हैं लक्ष्मीदत्त जोशी। इनके अनुसार कार्तिकेयपुर के जो राजा थे वो मूल तो अयोध्या के थे। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार के अनुसार जो कार्तिकेयपुर के राजा थे वो अयोध्या के थे, तो लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। ठीक, आगे बात करें तो राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर के आदि पुरुष माने जाते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कौन कार्तिकेयपुर के आदि पुरुष माने जाते हैं, तो राजा शालिवाहन। और इनके इष्ट देव कार्तिकेय थे, यानी कि कार्तिकेय थे इनके इष्ट देव। और कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो कार्तिकेयपुर था, कार्तिकेयपुर के वंश राजा थे, ठीक है, शालिवाहन, तो इनके जो इष्ट देव थे वो कौन थे, वो थे कार्तिकेयपुर जो राज्य था उसके जो इष्ट देव थे वो थे कार्तिकेय। और कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। ठीक, आगे बात करें तो कार्तिकेय वंशीय जो राजा थे, ठीक, कार्तिकेय वंशीय राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया था और रात्रि हो गई थी। यानी कि इनका जो शासनकाल था वो काफ़ी अच्छा था, और जब इनका अवसान हुआ तो कुमाऊं के लोग ऐसे मानते हैं कि इनके अवसान के साथ ही सूर्यास्त हो गया और यहाँ पे रात्रि हो गई। ठीक, तो अगर आगे बात करें तो इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। और ये शासक गिरजाचक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, यानी कि ये एक चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन चक्रवर्ती सम्राट थे, तो कार्तिकेयपुर राजा। ठीक, आगे बात करें तो इन शासकों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। तो पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राज्य शासकों की राजभाषा क्या थी, वो थी संस्कृत और लोक भाषा पाली थी। ठीक, इनका जो राज्य था वो धर्म राज्य था और इन्होंने सड़कें, पुलों आदि की भी उत्तम व्यवस्था यहाँ पे की थी। ठीक, कार्तिकेयपुर जो ताम्रपत्र हैं, ठीक है, कार्तिकेयपुर ताम्रपत्रों के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की जो सीमा थी एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस ताम्रपत्र लेखों के अनुसार जो कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा थी वो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक थी, तो कार्तिकेयपुर ताम्रपत्रों के अनुसार। ठीक, आगे बात करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश के समय उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ और इन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त किया और हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य किया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। और 1820 में केदारनाथ में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस राजवंश के समय जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं उनका आगमन उत्तराखंड में हुआ, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो है कि इन्होंने अपना, यानी कि आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर कहाँ त्याग किया, केदारनाथ में, और कब त्याग किया, 1820 में। ठीक, तो ये दो फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा जो पार्ट 4 होगा उसमें हम उत्तराखंड के इतिहास के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो मध्य काल है उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम मध्यकाल के अंतर्गत जो कुमाऊं के चंद शासक हैं और गढ़वाल के जो परमार शासक हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पार्ट 4 जल्द ही आपके सामने होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।